हेलो दोस्तों, सहायक शिक्षक और शिक्षक के अंतर्गत आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति, जिसे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसने अंग्रेजों को जड़ों से हिलाकर रख दिया था। इसके हमको कई परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि इसके कारण क्या थे। किसी भी चीज का कोई कारण होता है। कोई भी इतनी बड़ी क्रांति हुई है, अनायास तो नहीं हुई होगी, कई घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटी होगी, तभी तो ये हुई होगी। तो आइए एक एक कर कर हम देखते हैं कि क्या क्या इसके कारण थे, कैसे विस्तार हुआ, क्या इसका प्रभाव रहा और इसके असफल होने के कारण क्या थे, साथ ही विभिन्न इतिहासकारों के मत क्या थे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वह नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कम से कम समय में आपको इस टॉपिक में अधिक से अधिक चीजें मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कारण में। तो कारण सबसे पहला हम देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की 1857 की क्रांति हुई, उसके क्या क्या कारण थे। तो कारण के विभिन्न पहलू हैं, जिसमें राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैन्य कारण है, तात्कालिक कारण है, बहुत सारे कारण है। तो उसमें हम एक एक करके देखते हैं। मैंने इस तरह से एक सिनॉप्सिस बना के रखा है, आप भी इसी तरह एक सिनॉप्सिस बना के रखिए ताकि आपको अच्छे से पूरा घटनाक्रम याद रहे। राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, ठीक है। इसमें सबसे पहला कारण हम लेते हैं सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, या अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि किसने लागू की, ठीक है, तो अब आप देखें, बोले अरे ये तो सिलेबस में ही नहीं है, फिर ये कहां से आ गया। तो चूंकि 1857 की क्रांति का एक ये कारण है, तो हो सकता है कि इससे भी आपको दे दे। ठीक है, तो सहायक संधि। तो सहायक संधि के जो जनक है वो पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले माने जाते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों के संबंध में आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर लेंगे वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने इसका क्या किया, भारत में व्यापक रूप से क्या किया था, प्रयोग किया था। तो आप सबसे पहले सहायक संधि में क्या रखेंगे, वेलेजली। दूसरा, सबसे पहले किसके साथ किया गया, तो किसके साथ प्रयोग किया गया था, तो हैदराबाद के साथ प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त मैसूर, तंजौर आदि के साथ इसके क्या किया गया था, इस सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। अब ये सहायक संधि है क्या, तो सहायक संधि सिंपल से शब्दों में ये है कि अंग्रेजी सहायक संधि का मतलब ये था कि जो भी सहायक संधि स्वीकार करेगा, जैसे अगर हम ये हैदराबाद का एग्जांपल ले लें, तो ये हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो इसमें क्या होगा कि जो राज्य है, जो संबंधित राज्य है, उस राज्य में क्या होगा, उसको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या रखनी पड़ेगी, अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। और इस अंग्रेजी सेना का जो भी व्यय होगा, जो भी खर्चा होगा, वो सब खर्चा कौन देगा, वो सब खर्चा कौन देगा, राज्य देगा। अच्छा, अब इससे क्या प्रॉफिट होगा भाई, क्यों मैं रखूं खाली पीली सैनिक, फोकट का है क्या मेरे पास पैसा। तो वो इसलिए है कि अंग्रेजों ने वचन दिया कि कल की डेट पर जो भी हमसे सहायक संधि स्वीकार करेगा, अगर उस राज्य पर कोई भी अन्य राज्य आक्रमण करेगा तो हम उस राज्य की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो इसमें सहायक संधि में आप ध्यान रखेंगे कि जिस भी राज्य से सहायक संधि होगी, उस राज्य की अंग्रेजी सेना, उसमें क्या है, अंग्रेजी सेना उसको रखना पड़ेगा, और उस अंग्रेजी सेना का काम ये होगा कि संबंधित राज्य को सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। दूसरा चीज, अगर कोई भी राज्य है, राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा उस समय किससे होता था, आंतरिक विद्रोह से, तो विद्रोह के दमन में भी कौन साथ देगा, अंग्रेजी सेना देगी। अब अंग्रेजों को इससे क्या प्रॉफिट हो गया, अंग्रेजों को इससे यह प्रॉफिट हो गया कि उन्होंने इनडायरेक्टली संबंधित राज्य की विदेश नीति को अपने अंदर कर लिया, क्योंकि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकारता था उसको यह शर्त लागू किया जाता था कि वे बिना अंग्रेजों के परमिशन के किसी भी अन्य राज्य या किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। उस समय तात्कालिक रूप से क्या दिक्कत था, अंग्रेजों के चुनौती कौन दे रहा था, डच दे रहे थे, फ्रांसीसी दे रहे थे। तो इस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बड़े ही स्टाइल से क्या की, राज्यों की विदेश नीति को अपने अंडर कर लिया। जैसे इसी हैदराबाद की बात करें तो टीपू सुल्तान किसका सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस का। तो फ्रांस चुनौती दे रहा था भारत में अंग्रेजों को, इसीलिए सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने क्या किया, विदेश नीति को अपने अंडर कर लिया। अब इस सहायक संधि के कारण दुष्प्रभाव क्या हुआ, क्योंकि पूरा जो दायित्व है वो किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास। तो जो राजवाड़े थे वे क्या हो गए, थोड़े निष्क्रिय हो गए।
बोले कि अरे इन लोग तो देख लेंगे, अपन क्या करेंगे करके। तो इस कारण क्या हो गया, वहां पर जो संबंधित राज्य थे वहां पे क्या हुई, अव्यवस्था फैली, कुप्रशासन फैला, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हुआ। ठीक है, फिर बारी आती है आपके व्यपगत सिद्धांत की। व्यपगत सिद्धांत को ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल अगर आप बोले तो इसको बोलते हैं हड़प नीति। इसे किसने लागू किया था, इसे लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत ये था कि जो निसंतान राजा है, ठीक है, ऐसे राजा जिनके पुत्र नहीं हुए हैं, मतलब बायोलॉजिकल पुत्र नहीं हुए हैं, उन्हें जो निसंतान राजा थे उनके दत्तक पुत्र लेने पर, दत्तक पुत्र गोद लेने पर, ठीक है, दत्तक पुत्र गोद लेने पर क्या कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और क्या किया गया, उन राज्यों को हड़प लिया गया, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, ये सब चीजों को, झांसी, ठीक है, आदि। तो इन सब राज्यों को क्या किया गया, डलहौजी ने अपना नागपुर, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ भी तो उसी चक्कर में हड़पाया था। ठीक है, रघुजी तिथि की निसंतान मृत्यु हो गई थी 1853 में। 1854 में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत क्या किया, नागपुर राज्य का विलय कर लिया। नागपुर राज्य के विलय होने के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, तो ये हड़प नीति का किसने लागू की थी, इस डलहौजी ने लागू की थी। इसके तहत क्या था कि जो निसंतान राजा होता था उसके दत्तक पुत्र गोद लेने पर क्या कर दी गई, पाबंदी लगा गई। सबसे पहला हड़प नीति का प्रयोग कहाँ किया, सतारा में किया गया। ठीक है, तो अब सोचिए अगर किसी राजा को उसका राज्य ही उनसे छीन लिया जाए, क्यों छीन लिया जाए, क्योंकि उनके पुत्र नहीं, यह कहकर, तो क्या वो शांत बैठेंगे, नहीं। इसी कारण लक्ष्मीबाई जो थी अंग्रेजों के विरुद्ध हुई। क्या कारण था, क्योंकि उनके राज्य को छीन लिया गया, क्योंकि उनके जो पति थे उनके पुत्र नहीं थे। उन्होंने कहा दत्तक पुत्र जो गोद लिया उसको हम नहीं मानेंगे वैलिड अधिकारी। ठीक है, अब आती है तीसरी बात, तीसरी आपकी नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। ठीक है, नाना साहब, ठीक है, ये मराठा थे, ठीक है, इनकी क्या कर दी गई, पेंशन बंद कर दी गई। उसके बाद फिर आता मुगल सम्राट का अपमान। आपको पता होगा अंतिम मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वे क्या थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। अंग्रेजों ने क्या किया, बोले कि अब बहादुर शाह जफर के बाद जो भी उनकी संतानें होंगी वो मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगी, बल्कि वो केवल एक राजा के हैसियत से रहेंगी। और उन्हें लाल किला से भी बेदखल कर दिया गया। तो अब मुगल सम्राट का अपमान, मुगल सम्राट मतलब समझ रहे किसी, मतलब उस समय के तत्कालीन भारत के बहुत सम्माननीय पोस्ट, और उसको क्या कर दिया गया, इतना बेइज्जती करके निकाल दिया गया। तो जितने भी इसके अनुयायी थे वे काफी ज्यादा क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, और मौका खोज रहे थे कि कब मौका मिले और हम इन अंग्रेजों को सबक सिखा सके। भारतीयों के प्रति पक्षपात, भारतीयों के प्रति पक्षपात का मतलब यह है कि आपके जैसे नौकरी हो गया, ठीक है, तो जैसे अगर कोई भारतीय जज बन गया, ठीक है, कोई भारतीय जज है, तो अब जज, अभी देखिए अभी हमारा जज है, तो हमारे जज में अगर पीएम मोदी भी अगर उस कोर्ट में जाएंगे तो हम पीएम मोदी को जो जज है वो क्या दे सकता है, सजा दे सकता है। हाल ही में आपने देखा था कि राहुल गांधी इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हस्ती है, लेकिन उन्हें मानहानि के मामले में सेशन कोर्ट, जो कि सबसे छोटा कोर्ट है समझिए, उसने क्या किया, उनको उनकी सजा दे दी। लेकिन उस समय क्या होता था कि जो भारतीय जज होते थे उनको अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकते थे, क्योंकि अंग्रेज उनको क्या मानते थे, छोटा मानते थे। ठीक है, तो ये जो भारतीय जज होते थे केवल भारतीयों के विरुद्ध निर्णय दे सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णय ये क्या कर सकते थे, नहीं दे सकते थे। तो सीधी सी बात है, भारतीयों का अपमान सहना पड़ता था। साथ ही साथ रंगभेद की नीति थी, काला गोरा ये करके उनको क्या किया जाता था, अपमानित किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गए आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो इसमें आप सहायक संधि आप याद रखेंगे कि सहायक संधि किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। व्यापक सिद्धांत डलहौजी का मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले कारण की ओर। हमारा अगला कारण आता है सामाजिक कारण। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है और मेन मुद्दा तो यहीं पे है, सामाजिक कारण। सती प्रथा का अंत, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा को अंत करने संबंधी विधेयक 1829 में पारित किया गया था। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था।
किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, जिसमें कि राजा राम मोहन राय ने उनका क्या किया था? सहयोग किया था। ठीक, तो अब इस सती प्रथा के अंत से क्या है? आप कहेंगे अरे तो अच्छा चीज है सर, सती प्रथा से तो मुक्ति, ठीक है अभी अच्छा चीज है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है हाँ अच्छी चीज है, किसी भी स्त्री को जौहर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय जो रूढ़िवादी हिंदू थे उनकी नजर में तो ये अपराध था ना कि भाई उनके साथ छेड़खानी हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी 3 तलाक को लेके मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ है कि भाई 3 तलाक क्यों कर रहे हो, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में आप क्यों छेड़खानी कर रहे हो। तो उसी समय सती प्रथा का जब अंत हो रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर प्रतिबंध लगाया। तो जो रूढ़िवादी हिंदू थे वे काफी ज्यादा अंग्रेज से भड़क गए कि ये धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, हमारे हिंदू धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, कल की डेट में ये हमारे साथ क्या करेगा, हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि अगर आपसे बाई चांस एग्जाम में पूछ दे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। और इसी सती प्रथा के कारण सामाजिक रूप से जो हिंदू थे, रूढ़िवादी हिंदू बोलना चाहिए, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। फिर आया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह भी एक इंपॉर्टेंट है। इसे 1856 में प्रस्तुत किया गया और ये पारित हुआ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसको प्रस्तुत किसने किया था। इसको जो प्रस्तुत किया था हिंदू विवाह अधिनियम को, उसको प्रस्तुत किया था लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसने प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। और पारित किसके समय में हुआ? तो पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 1857 की क्रांति भी किसके समय में हुई थी? इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। ठीक है, तो 1856 के काल में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी क्या हुए, भारत के गवर्नर जनरल पद से रिटायर हुए और उनकी जगह कौन है? कैनिंग। तो प्रस्तुत किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और पारित किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। अब विधवा, पहले क्या होता था, विधवाओं की शादी नहीं की जाती थी। अंग्रेजों ने इस पर संशोधन करते हुए क्या कि विधवाओं की शादी को क्या कर दिया? वैलिड कर दिया। बोले कि भाई विधवा लोग भी अब क्या कर सकते हैं? शादी पुनर्विवाह कर सकते हैं। इससे जो रूढ़िवादी हिंदू थे वे काफी ज्यादा और क्रुद्ध हो गए। एक तो पहले सती प्रथा पे अंत लगा दिए, अब विधवा प्रथा पे अंत लगा दिया, अब विधवा भी शादी कर सकती है। तो जो रूढ़िवादी हिंदू थे वे काफी ज्यादा क्या होने लग गए? अंग्रेजों से चिढ़ने लग गए कि हमारे धर्म के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं। फिर बारी आती है 1813 के चार्टर एक्ट की। इसमें क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को 1813 में कई पॉइंट है कि इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन अगर आप 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर आप है तो एक याद रखेंगे कि ईसाई धर्म, जो ईसाई मिशनरी थे, तो उनको ईसाई धर्म का प्रसार करने की छूट दे दी गई, खुला छूट दे दी गई। बोले आप साम दाम दंड भेद जैसा करना चाहो, आप ईसाई धर्म का क्या कर सकते हो? प्रचार कर सकते हो। अब इन्होंने पैसे का लालच देके गरीबों को, किसी को और किसी भी तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, तो इससे क्या हो गए, जो रूढ़िवादी हिंदू थे वो काफी ज्यादा भड़कने लग गए। फिर आते हैं धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हो गया कि जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, ठीक है, जो क्या हो चुके हैं, ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, अब ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए मतलब अब वो हिंदू तो रहे नहीं, तो अब अगर उनकी पैतृक संपत्ति मिलनी है तो भाई वो ईसाई हो गए तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या लाया गया? एक धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम लाया गया। इसके तहत जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए हैं उनको भी क्या मिलने लग गया? पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने लग गया। उनको भी क्या मिलने लग गया? पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने लग गया। तो ये सभी जो कारण थे वे 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 1857 के सामाजिक कारण क्या क्या थे, तो पहला कारण आप बताएंगे कि सती प्रथा का अंत हुआ। दूसरा आप बताएंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1813 में ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई धर्म के प्रचार प्रसार करने की, ईसाई धर्म का। और धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम के तहत ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके लोगों को फिर से पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का अधिकार उनको मिल गया। इन सभी कारणों से जो हिंदू समाज है वो काफी ज्यादा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रुद्ध हुआ, ताकि क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं? ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले कारण की ओर। हमारा अगला कारण है आर्थिक कारण। यह काफी एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति के बाद भी चलता रहा। ठीक है,
पहला है भू राजस्व व्यवस्था। अब अंग्रेज आए, शासन करना है, शासन करने के लिए क्या चाहिए उन्हें? राजस्व चाहिए, ठीक है, धन चाहिए। तो ये धन की आपूर्ति होगी कहाँ से? भारत में कोई कल कारखाने तो थे नहीं उस समय। भारत क्या था उस समय भी, क्या अभी भी मुख्यतः भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो अंग्रेजों ने अपने इस धन की व्यवस्था करने के लिए तरह तरह के समय समय पर नीतियां बनाई, भू राजस्व नीतियां, ठीक है। तो इसमें आपको 3 नीतियों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, लेकिन शिक्षक भर्ती की दृष्टि से आप इसमें नॉमिनल जानने, सिर्फ नाम भी अगर जान रहे हैं तो भी आपके लिए इसमें काफी है। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया कि कर का निर्धारण, कर की दर को 10 वर्षों के लिए स्थायी कर दिया गया, ठीक है। और समझौता किया गया, किसको? भूमि स्वामी। अब भूमि स्वामी किसको माना गया? भूमि स्वामी इसमें माना गया जमींदारों को। किसको माना गया? जमींदारों को। और यहीं पे अंग्रेजों का एक वर्ग अंग्रेजों ने एक भारत में उत्पन्न किया, जिसने की अंग्रेजी सत्ता कायम रखने में उनकी काफी सहायता की, और वो कहलाया क्या? जमींदार। तो जमींदारों को क्या माना गया? भूस्वामी माना गया। और अंग्रेजों ने इनके साथ क्या किया? एग्रीमेंट किया, ठीक है। क्या एग्रीमेंट किया? बोला कि जो भी भू राजस्व आएगा, जो भी क्या आएगा? भू राजस्व आएगा, उस भू राजस्व का 1/11 भाग कौन रखेगा? ये जमींदार रखेगा। और 10/11 भाग क्या रहेगा? ये अंग्रेज रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त, तो आप बताएंगे कि सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। इसके तहत कर की दर को स्थिर कर दिया गया 10 वर्षों के लिए। इसके तहत क्या किया गया कि भूमि पर जमींदारों के हक को माना गया, और भू राजस्व वसूली का अधिकार इनको दिया गया। और इस भू राजस्व में 1/11 भाग कौन रखते थे? ये जमींदार रखते थे। और 10/12 भाग कौन रखते थे? ये अंग्रेज रखते थे। अब सीधी सी बात है, अब इनको 1/11 भाग मिलना है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा से ज्यादा कमाने का कोशिश करेंगे ना, इसलिए ये क्या करने लगे? किसानों पे एकदम जुल्म ढाने लगे। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई कि यदि कोई जमींदार तय समय पर अगर कर नहीं दे पाएगा तो जमींदारी क्या कर दी जाएगी? नीलाम कर दी जाएगी। तो इस दर से इनको देना ही है किसी भी। इन्होंने क्या किया? साम दाम दंड जैसे भी करके, मतलब बहुत ही अत्याचार करके क्या किया? किसानों से ऋण वसूली किया, ठीक है। ये हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त। फिर आता है बारी आपका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कुछ नहीं है, इन्होंने देखा कि ये जमींदार क्या कर रहे हैं? बिचौलिया टाइप का काम कर रहे हैं। अब ये तो दर स्थिर है, लेकिन इनका 1/11 क्या है? ये तो जितना ज्यादा पाएंगे उतना वसूलेंगे, उतना पाएंगे। तो ये क्या करने लग गए? अंग्रेजों को कम देते थे, अपना ज्यादा रखने लगे। तो अंग्रेजों ने बोला बीच के बिचौलिया को हटा दिया जाए। तो रैयत का मतलब होता है किसान। तो इसमें क्या हो गया? सीधा अंग्रेजों ने किसके साथ डील किया? इसमें सीधा अंग्रेजों ने क्या किया? किसानों के साथ डील करना प्रारंभ किया। मतलब अभी जो जमींदार से वसूली कर रहे थे, अब जमींदारों की जगह जो किसान होते थे उसकी वसूली शुरू कर दी इन्होंने। महालवाड़ी, तो महाल मतलब होता है गांव। तो इन्होंने गांव को एक इकाई माना और बोला, एक पर्टिकुलर आदमी की, जैसे लंबरदार है, उसकी नियुक्ति कर दी। बोले कि भैया आप जितना भी गांव का लगान होगा आप सीधा हमको पहुंचा देंगे। तो रैयतवाड़ी में क्या होता था? किसान अंग्रेज को देते थे कर, और महालवाड़ी में गांव के थ्रू अंग्रेजों को क्या मिलता था? कर मिलता था। पूरक तीनों व्यवस्था जो थी, इन तीनों व्यवस्था से क्या हुआ? केवल और केवल किसान का क्या हुआ? शोषण हुआ, जिसके कारण किसान क्या हुए? इस 1857 की क्रांति में सम्मिलित होने को मजबूर हुए कि भैया अब इनको हटाना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा शोषण कर दिया। अगर ये आगे भी रहेंगे तो ऐसे शोषण करते रहेंगे। फिर अगला कारण है हमारा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योग, कालीन बनाना है, कुछ कलाकारी वस्तुएं, महंगी महंगी शॉल हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। अभी हम लोग जैसे देखते हैं बस्तर का ढोकरा आर्ट है ना, ये सब एक से एक हस्तशिल्प उद्योग है। ये हस्तशिल्प उद्योग के पोषक कौन थे? तो इनके पोषक कौन थे? राजवाड़े, जो राजा थे। एक्चुअली ये सब महंगी चीजें कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास होगा? राजा के पास, राजवाड़े लोग के पास में। तो ये जो राजवाड़े थे, ये इनके क्या थे? पोषक थे। लेकिन सहायक संधि, डलहौजी की व्यपगत नीति, अवध पे जैसे कुशासन का आरोप लगा के हटा दिया, आदि की तरह क्या हो गए? ये जो राजवाड़े क्या हो गए? नष्ट हो गए। अब जब राजवाड़े नष्ट हो गए, मतलब इनका जो हस्तशिल्प उद्योग का जो मेन क्या था? ग्राहक थे, ग्राहक ही नष्ट हो गए। तो अब जब ग्राहक नष्ट हो गए तो ये उद्योग बचेगा क्या?
नहीं बचेगा। दूसरा, अंग्रेजों की उस समय भारत में क्या शुरू कर दी थी, औद्योगिक क्रांति शुरू कर दी थी। अब क्या हो रहा था, कारखाना में माल बनने लग गया। और कारखाना में जो माल बनता था वो क्या होता था, काफी ज्यादा सस्ता होता था। और ये हस्तशिल्प उद्योग के जो माल बनते थे, सीधी सी बात है, हाथ से बन रहे हैं, काफी ज्यादा कारीगरी रहती है, महंगे होते थे। तो कोई भी आदमी किसको खरीदेगा, सस्ता कोई खरीदेगा ना। तो इस कारण एक तो राजवाड़े नष्ट हो गए, उनके जो मेन खरीदार थे। फिर ऊपर से सामान जो कारखाना वाला सस्ता था, ऊपर से इन्होंने ट्रेन जो है बिछा ली थी, उसके थ्रू इन्होंने अपना प्रारंभ कर दिया था। ओवरऑल क्या हो रहा था कि हस्तशिल्प उद्योग क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट होने के कारण जो पहले क्या थे, स्वरोजगार में थे, ठीक है, जो पहले क्या थे, स्वरोजगार में थे, अब वे व्यक्ति क्या हो गए, मजदूर बन गए। कहाँ मजदूर बन गए, ये कारखाने में। बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है। इस कारण इन सभी आर्थिक कारणों की वजह से लोगों में काफी ज्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ। आगे चलते हैं फिर हमारे अगले कारण की ओर। अब हमारा जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है आपका सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या है, सबसे पहला सैन्य कारण है आपका जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, डलहौजी के समय में यह पारित हुआ। इसके तहत क्या था, इसमें तहत समुद्र पार की सेवा अनिवार्य कर दी गई। समुद्र पार सेवा क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई। बोले अरे ये क्या हुआ सर, कौन सा, ये तो अच्छी बात है, बाहर घूमने को मिल रहा है। ठीक है भाई, अभी अच्छी बात है, हम लोग चाहते हैं विदेश घूमना, लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। उस समय जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति थी उसके अनुसार समुद्र पार करने को क्या माना जाता था, पाप माना जाता था। क्या माना जाता था, पाप माना जाता था। और अब इन्होंने बोला कि आपको समुद्र पार सेवा करना अनिवार्य है। अगर आप सैनिक रहना चाहते हैं तो अगर आपको ब्रिटेन में जरूरत पड़ेगी तो आपको भारत छोड़ के ब्रिटेन में जाना पड़ेगा अपनी सर्विस देने के लिए। तो एक तरह से इनको क्या होने लगा, पाप की भागीदारी। और इंसान जो है सब बर्दाश्त कर सकता है, पर अगर उसको पाप का डर दिखा जाए तो वो नहीं बर्दाश्त कर, ठीक है। तो पाप की वजह से इनके मन में क्या आने लग गई, कुंठा आने लग गई कि ये अंग्रेज हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इसके कारण सैनिक जो है वो उनसे क्रुद्ध होना शुरू हो गए। और आप जब अभी पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किसने किया था, तो सैनिकों और कृषकों ने किया था। तो सैनिकों के करने का क्या रिजल्ट था, ये कि समुद्र पार की सेवा अनिवार्य कर दी गई। समुद्र पार की सेवा को उस समय पाप माना जाता था, जिसके कारण ये सैनिक उनके विरुद्ध हुए। पत्र में स्टाम्प लगाना अनिवार्य। एक 1854 में डाकघर अधिनियम आया, ठीक है, डाकघर अधिनियम आया। इसके तहत यह बोला गया, अब सीधी सी बात, आप पिक्चर देखते होंगे, पहले पुराना पिक्चर देखते होंगे तो सैनिक लोग क्या करते थे, खत लिखते थे अपने घर वालों को, फिर वो खत जाता था। तो वैसे ही सैनिक लोग क्या करते थे, खत लिखते थे। तो जो खत लिखते थे उसमें स्टाम्प नहीं लगाया जाता था। लेकिन 1854 में एक आया डाकघर अधिनियम। उसके तहत जो ये पत्र भेजते थे अपने घर, उसमें क्या किया जाने लग गया कि उसमें स्टाम्प लगाने जाने लग गया। स्टाम्प मतलब क्या हो गया, एक ड्यूटी, मतलब एक पैसा लिए जाने लग गया उससे, है ना। तो एक तरह से क्या था, ये सैनिकों के विशेषाधिकार के हनन की तरह था। इस वजह से भी क्या हुआ, अंग्रेज के विरुद्ध ये जो सैनिक थे वे क्या जो हुए, काफी ज्यादा क्रुद्ध हो गए। फिर नस्ली भेदभाव और कम वेतन। काला गोरा वाला इनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। साथ ही जिस थाली, इनके लिए अलग थाली में खाना परोसा जाता था, अलग से खाना बनाया जाता था, इनसे जूते साफ कराए जाते थे, तरह तरह की इनसे अमानवीय कृत किए जाते थे। वेतन भी इनको कम दिया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ ये मैक्सिमम क्या होते थे, सूबेदार तक ही बन सकते थे, उससे ऊपर का नहीं बन सकते थे। ये मैक्सिमम क्या बन सकते थे, सूबेदार, उससे ज्यादा नहीं बन सकते थे। ना तो प्रमोशन होना है, ना तो सही से वेतन मिल रहा है, ना तो सही से सम्मान मिल रहा है। तो भाई कैसे ना ये विद्रोह करे। फिर आता है सबसे मेन कारण, जो कि इसका अपन बोल सकते हैं तात्कालिक कारण। मेन सबसे बड़ा तात्कालिक कारण क्या है आपका, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। पहले ब्राउन बेस करके एक राइफल आता था, उसका उपयोग किया जाता था। अब क्या हो गया, ब्राउन बेस की जगह आ गया न्यू इनफील्ड राइफल, ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल आ गया। अब इस राइफल की विशेषता क्या थी कि इसके जो कारतूस थे उसको क्या करना पड़ता था, इसके कारतूस को जो है, इसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है। इसके कारतूस को क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। अब एक अफवाह फैल गई
अफवाह ये फैली कि ये जो न्यू इनफील्ड राइफल है, इसके जो कारतूस है, क्या है कारतूस, इसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। क्या है, गाय व सुअर की क्या है, चर्बी लगी हुई है। अब इससे क्या हो गई, गाय किसके लिए पवित्र है, हिंदुओं के लिए पवित्र है, ठीक, और सुअर जो है वो किससे रिलेटेड है, ये मुस्लिम संप्रदाय से रिलेटेड है। तो दोनों ही सैनिकों के मध्य ये काफी ज्यादा क्या हो गया, कारण बना इस 1857 के, मतलब रोष का कारण बना। ठीक है कि भाई आप कारतूस है, आप सोचिए आप गाय के लिए देखते हैं राय दिन की कितना ज्यादा विवाद होता है। अब उस गाय को आप काट के उसमें मतलब कारतूस है, उस कारतूस में गाय की चर्बी लगी है, मतलब आप हिंदू धर्म को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। तो फिर अंत में अति हो गया। तब जो सैनिक थे उन्होंने बोला कि ऐसे पापी शासन का अंत करना जरूरी है, और इस प्रकार अंग्रेजों ने मतलब जो भारतीय सैनिकों है ना, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णय लिया। ठीक है, क्या चीज का निर्णय लिया, विद्रोह करने का निर्णय लिया। तो ये सभी कारण आपके क्या हो गए, 1857 की क्रांति थे, ये सभी कारण एक के बाद एक के बाद एक थे, और एक भयावह रूप में एक साथ विस्फोट हुए, और 1857 की क्रांति का ये सभी क्या हुए, कारण बने। आइए अब पूरा घटनाक्रम देख लेते हैं कि कौन कौन से समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि चर्बी वाले कारतूस जो थे उसके कारण क्या हो गया, रोष उत्पन्न हुआ चर्बी वाले कारतूसों के कारण। अब 29 मार्च 1857 को एक सैनिक जिसका नाम क्या है, मंगल पांडे, जो कि 34वीं बटालियन का क्या था, सैनिक था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इन्फेंट्री बटालियन का क्या था, ये सैनिक था। ये 34वीं याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछता है, और ये मंगल पांडे को भी आपसे पूछेगा। तो ये मंगल पांडे नामक सैनिक जो था, जो कि 34वीं बटालियन का सैनिक था, इसने क्या किया, इसने बैरकपुर में, कहा, बैरकपुर में, बैरकपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, बैरकपुर में इसके जो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट, इसकी क्या कर दी, इस मंगल पांडे ने हत्या कर दी। बोले बहुत हो गया, अब इस गाय की चर्बी हमको खिलाया तुम, हमारा एक तो बावन आदमी वैसी कट्टर हिंदू, उसमें तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट किया, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको। इसने क्या किया, बैरकपुर में बाग और सार्जेंट की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब जब हत्या करेगा तो छोड़ेंगे क्या, नहीं, इन्होंने इसको पकड़ लिया, और 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को इस मंगल पांडे को क्या कर दी गई, सबके सामने फांसी दे दी गई। अब सैनिक और बहुत ज्यादा विद्रोह होने लग गए, बोले इसका बदला लेना जरूरी है। फिर क्या हुआ, 31 मई 1857 को यह लिया गया कि ये विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई कि हम लोग इस दिन क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई कि हम इस दिन विद्रोह करेंगे। लेकिन इसी बीच मेरठ में 10 मई 1857, ये डेट आप अच्छे से याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति कब शुरू हो गई। तो 10 मई 1857 में क्या हुआ, जो मेरठ के सैनिक थे, ठीक है, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ अत्याचार, और इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारियों को मार दिया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। जब आप असफलता का कारण पढ़ेंगे तो देखिए एक असफलता का कारण साफ साफ आपको यहीं पे दिख गया कि भैया स्टार्टिंग कब होना था, 31 मई 1857 को, और क्या हो गया, अभी 10 मई 1857 को विद्रोह हो गया। ठीक है, अभी जैसे सिंपल सा, इतने दिन से वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो बोले जो वैकेंसी आएगा 2-3 महीने का टाइम तो देगा, तब अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और देखो अचानक से वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया और 1 महीने बाद पेपर रख दिया। अब आदमी क्या करे, ठीक है, जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी उसका तो अच्छी बात है, वे रिवीजन कर लेंगे, लेकिन जो अभी नए नए हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनका तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया ना। तो ये ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 31 मई 1857 को इस क्रांति का क्या था, होना था, निर्धारित किया गया था। उसके हिसाब से इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि यहाँ से ये व्यवस्था करेंगे, यहाँ से ये व्यवस्था करेंगे, ऐसे करके ऐसे घेरेंगे करके। लेकिन इन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को ही क्या हो गया, मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया।
इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 29 मार्च 1857 याद रखेंगे, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, मंगल पांडे ने बाघ और सार्जेंट की हत्या की थी। और दूसरा आप याद रखेंगे, इस 10 मई 1857 को इस दिन मेरठ के सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से हो गया, आपका मेरठ से शुरू हो गया। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और ये सैनिक अगले दिन जस्ट 11 मई को, ये सैनिक अगले दिन 11 मई को कहां पहुंच गए, 11 मई 1857 ये जो सैनिक थे ये कहां पहुंच गए, मेरठ से सीधा पहुंच गए दिल्ली। ठीक, अब दिल्ली ही क्यों पहुंचे, क्योंकि दिल्ली में कौन बैठा है भाई, मुगल सम्राट बैठा हुआ है। तो इसके पास इसलिए पहुंच गए कि भाई सम्राट सम्राट आप हमारा नेतृत्व कीजिए। ठीक, अब चूंकि मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर है। ठीक है, मुगल सम्राट उस समय कौन सा, आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय में मुगल सम्राट कौन सा, तो कौन था भाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब ये लोग पहुंचे, अब लेकिन चूंकि ये क्या थे, वृद्ध थे, इन्होंने बोला अरे भाई मैं बुढ़ा आदमी, मैं क्या करूंगा तुम लोग का नेतृत्व। ठीक है, तो इसी में आप याद रखिएगा, एक आदमी का नाम हो सकता है एग्जाम में आपसे और पूछ दे, ये जो मुगल सम्राट है इसी का सेनापति, और इसका सेनापति कौन है, बख्त खां। कौन है, बख्त खां। ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसने क्या किया, इसको उचका दिया, बोला कि अरे आप काहे टेंशन लेते हैं, मैं बैठा हूं ना, लड़ना तो मेरे को है, आप बस एक ऑर्डर दीजिए कि भाई मैं आपका वो लीडर बनूंगा करके, बाकी पूरा चीज मैं देख लूंगा करके। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व किसके पास था, या 1857 की क्रांति का वास्तविक नेतृत्व, आप ध्यान रखेंगे बख्त खां के पास में था। कहने के लिए तो बहादुर शाह जफर क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहा था बख्त खां। और 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने क्या कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 12 मई 1857 को क्या हुआ, विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता बना दिया। क्या बना दिया, क्रांति का नेता बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, नेता बना दिया। ठीक, ये हो गया आपका घटनाक्रम। अब आगे जो है, अब इसका धीरे धीरे क्या होगा, इस क्रांति का विस्तार होगा, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले, देखते हैं हम लोग इससे क्या क्या विस्तार हुआ, कहां कहां ये फैला। इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आपसे असफलता का कारण पूछेगा तो आपको असफलता का भी कारण यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, अब आंदोलन का विस्तार, आंदोलन कहां कहां हुआ, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले दिल्ली हुआ। तो एग्जाम में आपसे क्या करेगा, एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया और दमन किसने किया। तो दमन को जनरली नहीं पूछता है, एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कि कोई जगह दे देगा पर्टिकुलर और बोलेगा इस जगह पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसे ही दिल्ली की बात याद आएगी, आपको दो नाम याद रखना है, पहला है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट थे, और दूसरा जो आपको नाम याद रखना है वो है बख्त खां, जो कि उसके सेनापति थे। अगर आपसे पूछेगा वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था, तो बख्त खां के हाथों में था, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो क्या थे, वृद्ध थे। अब देखो, असफलता का जब आप कारण पूछा जाएगा तो उसमें एक कारण आपको ऐसे मिल जाएगा कि बहादुर शाह जफर का कमजोर नेतृत्व। ठीक, तो ये हो गया बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, कौन, बख्त खां, ये जो दो थे ये दिल्ली में थे। ठीक है, फिर बारी आती है लखनऊ की। इसको भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे इसको, इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिल्ली के बाद लखनऊ, तो लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, बहुत अच्छे से नाम याद रखेंगे, हजरत महल, क्योंकि ऑप्शन में आपको हो सकता है हसरत महल, हरकत महल, ऐसा कुछ करके लिख दे, तो ये सब आपको नहीं लेना है, आपको लेना है बेगम हजरत महल। ठीक है, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखना है कि बेगम हजरत महल ने क्या किया था,
लखनऊ में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। फिर बारी आती है कानपुर में, तो कानपुर में नाना साहब, जिन्हें दोनों, ठीक है, तो नाना साहब, और नाना साहब के साथ साथ इनके संगी थे कौन, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने भी इनका क्या किया था, सहयोग दिया था। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को बहुत पसंद किया था, ठीक है। आत्मारंग पांडु नाम, हो सकता है आपसे इनका ओरिजिनल नाम पूछ ले, तो इनका ओरिजिनल नाम है आत्माराम पांडुरंग, ठीक। पूछ देगा कि आत्माराम पांडुरंग किसका ओरिजिनल नाम था, तो ये तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था। नाना साहब का क्या नाम था, तो इसका नाम था धोंधू पंत, धोंधू पंत, ठीक। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, धोंधू पंत बोलेगा मतलब नाना साहब, आत्माराम पांडुरंग बोलेगा मतलब तात्या टोपे। तो नाना साहब ने क्या किया, कानपुर से में नेतृत्व प्रदान किया। झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर में, तो झांसी में कौन है भाई, रानी लक्ष्मीबाई। मैंने बताया कि 1854 में क्या हुआ, डलहौजी ने व्यापक नीति के तहत क्या किया, राज्यों को अपने में विलाना प्रारंभ किया, और उसी के अंतर्गत चूंकि झांसी के राजा के जो संतान नहीं थी, निसंतान थे, तो उन्होंने जो दत्तक पुत्र गोद लिया था, उस दत्तक पुत्र को उन्होंने राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इंकार कर दिया और झांसी को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इस कारण झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया और अत्यंत वीरता पूर्वक अंग्रेजों के साथ लड़ी में, ठीक है। और साथ ही साथ ग्वालियर, ग्वालियर फिर ये तात्या टोपे, तात्या टोपे ने इनको बहुत परेशान किया, पहले कानपुर में परेशान किया, फिर जब पकड़ने का नौबत आया तो भाग के ये झांसी आ गए, झांसी से फिर ग्वालियर चले गए। अंत में फिर क्या हुआ, तात्या टोपे के एक विश्वसनीय मित्र थे मानसिंह, मानसिंह ने धोखा दिया, अंग्रेजों से मिल गए और उसके थ्रू क्या हो गया, इनके पकड़ा के इनकी मृत्यु हो गई। बरेली, बरेली में आप याद रखेंगे खान बहादुर खान। बिहार में आप याद रखेंगे, इसको भी एग्जाम में पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में है कुंवर जगदीश सिंह, ठीक है, कुंवर जगदीश सिंह और अमर सिंह, ठीक है। इलाहाबाद में आपका है लियाकत अली, और फैजाबाद, फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला, ठीक। इसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था, इसने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ 50,000 का क्या किया था, इनाम रख दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार इतने लोगों ने क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आप इसमें याद रखेंगे दिल्ली का, कि दिल्ली में किसने किया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खान ने किया। लखनऊ में किसने किया, बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में किसने किया, तो नाना साहब ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। ग्वालियर में किसने किया, तात्या टोपे ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने किया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने किया। बिहार में किसने किया, कुंवर जगदीश सिंह ने किया, ठीक है। फैजाबाद में क्या हुआ, अहमदुल्ला, ठीक है। ये सभी नाम आप याद कर लेंगे, एग्जाम में से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बारी आती है कि विद्रोही अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया, ठीक। तो दिल्ली में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पे कब्जा किया, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली क्या था, सत्ता का केंद्र था, वहां पे कब्जा करना मतलब मनोवैज्ञानिक जीत होती, इसलिए सबसे पहले कहां कब्जा किया गया, दिल्ली में कब्जा किया गया। और दिल्ली में कब्जा करने में योगदान किसका रहा, जॉन निकोलसन का, ठीक। लखनऊ में हैरी लॉरेंस। कानपुर, कानपुर में कौन है, कैंपबेल। तो इन लोगों का नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ये जनरल हीरोज को बस याद कर लेना, ठीक है। जनरल हीरोज को आपको जनरली याद करना है कि जनरल हीरोज जो था, ठीक है, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब कौन कौन क्या हो गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, इनको क्या कर दिया गया, रंगून के जेल भेज दिया गया। बेगम हजरत महल और ये नाना साहब दोनों के दोनों कहां चले गए, नेपाल चले गए। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये दोनों क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी मिला और लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, ये हुआ इन लोगों का इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुंवर सिंह भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी, ठीक है। इस प्रकार ये आपके कंप्लीट होते हैं आंदोलन का विस्तार। अब आंदोलन की विस्तार आपने देख लिया, उसके बाद आपने दमन देख लिया। अब आप देखेंगे कि क्या इसके असफलता के कारण थे, और इसके बाद चूंकि भले ही आंदोलन असफल हो गया, किंतु इसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी और अंग्रेजों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जो वो मजबूर होना पड़ा वही इसका प्रभाव है, और एग्जाम में आपसे हो सकता है कि उसका प्रभाव पूछे, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा है
1857 की क्रांति व उसका प्रभाव। तो अभी तक हमने जितना देखा वो हमने 1857 की क्रांति का पार्ट देखा। अब आगे हम जो देखेंगे उसको प्रभाव को देखेंगे, क्या प्रभाव थे। तो अब हमारा इस विद्रोह की असफलता का कारण देखते हैं कि क्या इसके कारण थे जिसकी वजह से हमारा ये जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो सबसे पहला कुशल नेतृत्व का अभाव। जैसे कि मैंने बताया कि इसे किसके हाथों में इसका नेतृत्व दे दिया गया, बहादुर शाह जफर के हाथ, जफर द्वितीय के हाथों में इसका नेतृत्व दे दिया गया। अब बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या थे, वृद्ध शासक थे, कुशल नेतृत्व था नहीं। साथ ही साथ क्या था, बहादुर शाह जफर क्या थे, मुस्लिम थे। तो इसी कारण चूंकि एक मुस्लिम को इन्होंने नेता बना दिया, इसी कारण पंजाब के सिख जो थे और राजपूत जो थे राजस्थान के, इन्होंने क्या किया, इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने का फैसला लिया। बोले हम 1857 की क्रांति का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, उसकी जगह फिर मुस्लिम आ जाएगा और फिर औरंगजेब की तरह हमारे ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो जाएगा। बोले नहीं, हम नहीं सपोर्ट करने वाले। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर का जो था नेतृत्व नहीं, बुजुर्ग था, बुजुर्ग आदमी क्या ही लड़ लेगा। ठीक, तो कुशल नेतृत्व का अभाव सबसे बड़ा अगर कोई कारण था इस असफलता का, तो वो सबसे बड़े कारणों में ये है कुशल नेतृत्व का अभाव। अगर कहीं कुशल नेतृत्व इनको प्राप्त होता तो हो सकता था कि इस युद्ध में भारतीयों की विजय हो जाती। दूसरा है फिर शिक्षित वर्ग का और जमींदारों का सहयोग न देना। इस युद्ध में मूलतः क्या थे, सैनिक और किसान लड़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों का ही ज्यादा हनन हो रहा था। अंग्रेजों ने अपनी पाश्चात्य शिक्षा नीति के माध्यम से एक शिक्षित वर्ग तैयार कर लिया और अपनी भू राजस्व नीति के माध्यम से एक जमींदारों को तैयार कर लिया, जो कि उसकी नीतियों का क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। क्योंकि जमींदारी वर्ग, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा इनका क्या हो रहा था, मस्त इनको फुल प्रॉफिट हो रहा था। ये क्यों विरोध करेंगे अंग्रेजों का। ठीक है, शिक्षित वर्ग को उस समय इन्होंने ऐसा बताया कि हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, उदार है, आपके जो आपकी संस्कृति वो आपको बहुत पिछड़ा बना रही है, हम आपको सभ्य बना रहे हैं, आप लोग असभ्य है। एक माइंड वॉश किया गया। ठीक है, तो शिक्षित वर्ग और जमींदारों को क्या था, शुरू इन्होंने सहयोग नहीं दिया। पश्चिम और दक्षिण के राज्यों का सहयोग नहीं मिला। आप अभी तक जितना मैंने बताया कि विस्तार हुआ, आपने देखा कि पूरे विस्तार कहाँ थे, आपकी दिल्ली से लेके, दिल्ली में था, यूपी में, बिहार में और बंगाल में, इसी पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ। 1857 की जो क्रांति थी वो लगभग पूरा इसी एरिया में फैली थी, लेकिन बाकी भारत में इसने दूर दूर तक कहीं कोई असर नहीं छोड़ा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर ये क्रांति पूरे व्यापक तौर पे प्रारंभ होती तो निश्चित तौर से इसके परिणाम कुछ अलग होते। और यही कारण है, जब आप इसका महत्व देखेंगे तो इसके महत्व में एक बहुत बड़ा इसका महत्व यह है कि इसने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को महसूस किया कि भैया आप अकेले अकेले नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है राजपूत सिख आदि का सहयोग नहीं। मैंने बताया कि मुगल सम्राट है, भाई मुगल है, इसलिए इन्होंने क्या किया, सहयोग नहीं किया। सीमित संसाधन, ये अंग्रेज क्या थे, उस समय के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक उनके पास थी, एक से एक अत्याधुनिक हथियार थे, ऊपर से उन्होंने रेल का विकास कर लिया था, जिसके द्वारा वो अपने संसाधनों को आसानी से सैनिक को इधर से उधर कर सकते थे। उसके जब वो विद्रोह क्या थे, विद्रोहियों के पास संसाधन सीमित थे, वो लड़ नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ क्या थे, सबके अलग अलग रीजन थे। जैसे कि नाना साहब किसके लिए लड़ रहा है भाई, अपने पेंशन प्राप्ति के लिए लड़ रहा है। लक्ष्मीबाई किसके लिए लड़ रही है, तो रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी की प्राप्ति के लिए लड़ रही है। ठीक है, बहादुर शाह जफर क्यों लड़ रहा है, तो भाई मेरे को सम्मान मिल जाए, मुगल सम्राट हूं, मेरे को मेरा सम्मान मिल जाए, लड़ रहा है। ठीक है, तो ये सबके क्या थे, अपने अपने क्या थे, कुछ रीजन थे, उसकी वजह से लड़ रहा था। कोई भी एक राष्ट्रीयता की भावना से नहीं लड़ रहा था, इसीलिए एक यूनिट नहीं बन पाए और ये आंदोलन क्या हुआ, असफल हुआ। और भी बहुत सारे कारण हैं, अगर मैं वो ब्रीफ मतलब अभी मैंने एकदम संक्षेप में बताया है, अगर मैं और बताऊं तो अभी बहुत टाइम और लग जाएगा। लेकिन चूंकि उतना ज्यादा आपके एग्जाम में ये आएगा नहीं, मेंस होता तो भले आपका और ज्यादा मैं बताता, पर अभी आपको वन लाइनर आना है तो इतना में से सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, इसके प्रभाव को देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव हुए। तो 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव हुए भाई, सबसे पहला इसने जो प्रभाव किया वो ये हुआ कि एक दरबार का आयोजन किया गया नवंबर 1858 में,
और उसमें ये ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया गया और भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। अभी तक भारत में कौन राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। कौन राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी। ये क्या कर रही थी, राज कर रही थी। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुआ, ब्रिटेन की संसद को मौका मिल गया, उसने तुरंत बोला चल बेटा निकलो, तुम लोग की औकात नहीं है भारत को संभालने की। इसलिए अब भारत को कौन संभालेगा, तो भारत को ब्रिटेन की संसद संभालेगी। तो इसलिए क्या किया गया, भारत का शासन क्या कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत का जो शासन है वो क्या कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दे, बोले कि इनमें से कौन कौन से 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला क्या हुआ कि नवंबर 1858 में विक्टोरिया दरबार का जन्म किया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अंत हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत होने के पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत को अधीन कर दिया गया। बोले कि अब भारत की सत्ता कौन संभालेगी, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सत्ता संभालेगी। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या बनाया कहा जाने लग गया, वायसराय कहा जाने लग गया। तो इससे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, भारत का पहला वायसराय कौन बना। तो आप बताएंगे कि भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, वो गवर्नर जनरल ही है। लेकिन अब क्या हो गया, पहले गवर्नर जनरल मुख्य होता था, अब उस गवर्नर जनरल को क्या करने लग गया, भारत सचिव के अंदर रखा जाने लग गया। तो इसके कारण इसका रोल थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए उसको क्या बोलने लगा, वायसराय। कुछ नहीं है, वही सिर्फ नाम चेंज हो गया है, वायसराय। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब हो सकता है एग्जाम में पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भाई कौन था, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे कि भारत का पहला वायसराय पूछे, वो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। साथ ही साथ भारत सचिव का पद को क्या किया गया, सृजित किया गया। और ये भारत सचिव का पद जो होता था, ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरा मतलब क्या होता था, जवाबदेह था। भारत में कुछ भी होता था उसकी रिपोर्टिंग क्या होता था, वे भारत सचिव को होता था। अब आगे आप देखेंगे जैसे कि 1919 है ना, मार्ले मिंटो सुधार, तो दो नाम पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। तो इन लोग क्या है, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड क्या हो गया आपका वायसराय, ये ग्रुप था। ठीक है, तो भारत सचिव का पद सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। और इस भारत सचिव के अंडर में इस वायसराय को रखा गया, लॉर्ड कैनिंग लोग को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया, ये भी आप नाम याद रखेंगे, पील आयोग का गठन किया गया। अब इसमें क्या बोला है, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पहले क्या था दोस्तों कि पहले अंग्रेज 1:5 में, मतलब 1 अंग्रेज होते थे तो 5 क्या होते थे, भारतीय होते थे। अब क्या होने लग गया, देखे कि भाई भारतीय लोगों की जो निष्ठा है ना सैनिकों की, वो सही नहीं है। इसलिए क्या किया गया, इसको पुनर्गठन करते हुए 1:2 कर दिया गया। ठीक, कि भाई 1 अंग्रेज और 2 भारतीय सैनिक। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, भारतीयों का अनुपात को क्या किया गया, घटाया गया। दूसरा क्या हो गया, जातिवादी रेजिमेंट भी क्या की गई, शुरू कर दी गई। अब जातिवाद रेजिमेंट क्यों शुरू किया गया, कुछ जो जातियां थी उन्होंने इस युद्ध में क्या किया गया था, अंग्रेजों की सहायता की थी और इसी की वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, राजपूताना राइफल्स, तो राजपूताना राइफल्स, असम गोरखा रेजिमेंट, तो ये सब जो है ये कहां से आए, इनका गठन उसी समय हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि राजपूतों ने, गोरखों ने, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। इसीलिए क्या हुआ, रेजिमेंट इनके नाम से जातिवादी रेजिमेंट रख दिया गया। ठीक है, अब विक्टोरिया, मैंने बताया कि नवंबर 1858 में विक्टोरिया दरबार का आयोजन किया गया और इस विक्टोरिया दरबार में इन्होंने क्या कहा
कि भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का क्या कर दिया गया, परित्याग कर दिया गया। बोले कि अब ये जो सहायक संधि है उसको खत्म कर दो, ये हड़प नीति है इसको खत्म कर दो, अब कोई भी सहायक संधि नहीं करेगा, कोई हड़प नीति नहीं करेगा। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, इतना बड़ा विद्रोह हुआ है तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं भैया अब हम लोग आपके बिल्कुल कोई आंतरिक मामलों में छेड़खानी नहीं करेंगे, ये सब करके, है ना। कहने के लिए तो इन्होंने ये किया, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने क्या कर दिया, आर्थिक शोषण स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विजय और विलय नीति का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया और राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। अब ये अनुमति पहले प्रदान कर देते दिक्कत होता ही नहीं, लेकिन वही है विनाश काल विपरीत बुद्धि, बेचारी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ठीक है, खैर लेकिन उनका शहीद होने का फायदा मिला आगे के राजाओं को, अब उनको गोद लेने की क्या हो गई, अनुमति प्रदान हो गई। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि कंपनी के शासन का अंत कर दिया और ब्रिटिश काउंसिल के अधीन क्या कर दिया, भारत का शासन कर दिया। ठीक है, और भारत सचिव नामक नए पद की सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लग गया, वायसराय कहा जाने लग गया। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई। ठीक है, उसके बाद फिर पील आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसे 1857 की क्रांति के बाद कहा गया, गठन किया गया। इसने क्या सिफारिश की कि यूरोपियों की संख्या को भारतीयों की तुलना में बढ़ाई जाए, क्योंकि भारतीय सैनिकों की जो निष्ठा है अब उतनी सही नहीं है। साथ ही साथ जातिवादी रेजिमेंट का गठन किया गया, जैसे राजपूताना राइफल, है ना, और गोरखा रेजिमेंट, ये सब का गठन किया गया। इसलिए गठन किया गया क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1857 के क्रांति के समय सहयोग किया था। ठीक है, उसके बाद भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय नीति का परित्याग कर दिया गया। भारतीय राजाओं को सहायक संधि और ये सब संधि को बाध्यता खत्म कर दी गई स्वीकारने की। साथ ही जो गोद लेने का जो डलहौजी ने जो हड़प नीति के तहत जिन राज्यों को कहा था कि उत्तराधिकारी वैध उत्तराधिकारी नहीं होने का कारण हड़प लिया था, उनको उनके राज्य वापस कर दिए गए। बोले कि अब फिर से जो है गोद लेने, जो भी गोद लिया है बच्चा, उसको भी उन्होंने क्या की, वैलिडिटी प्रदान कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार ये भारत में प्रभाव। साथ ही इसमें क्या हुआ, एकता का आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, और इसी के तहत भारत में राष्ट्रवाद का इन्होंने एक नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्र, इस जो 1857 की क्रांति है, भले ही यह सफल नहीं हुआ, किंतु इसने राष्ट्रवाद की नींव रखी और आगे चलकर बाद में कांग्रेस बना और उसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब जब भारत सफल हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उस समय सभी वर्गों की भागीदारी थी। ठीक है, तो इसने राष्ट्रवाद की नींव रखी। अब अगला है हमारा, ये अगर आपका किस्मत खराब रहेगा, थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा, तब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ताकि आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। ठीक है, तो इसमें है विभिन्न इतिहासकारों के मत। जैसे अभी आपने टेट का एग्जाम दिया था तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन पाया होगा, उसमें सामाजिक अध्ययन का जो पेपर था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जो इतिहासकार जैसा है लगभग उसका वैसी अपना अलग अलग मत है। जैसे अब ये रीच है, रीच क्या है, ये तो विदेशी है, तो इसका अपना भारत का तो पक्ष लेगा नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ देगा, यह 1857 की क्रांति के संदर्भ में धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यह कथन किस इतिहासकार का है, तो आप बताएंगे L.E.R. रीच का है। ठीक, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सिपाही विद्रोह। ठीक है, ये कथन किसका है, तो बेंजामिन डिज़रेली का है। ठीक, तो आपको याद रखना है, चूंकि ये बहुत सारा है, अगर आप याद ना रख पाए तो मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट नाम बता दे रहा हूं, आप कम से कम उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में उससे ज्यादा, उसी में से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला कथन कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है, इसको पीएससी में भी पूछ चुका है, आरसी मजूमदार। आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि आरसी मजूमदार नामक जो इतिहासकार थे, उनका कथन यह है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था।
अब वो कहने का क्या रीजन है इनका, ब्रीफ में बता देता हूं कि इसके पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, ठीक है। 1857 के भी पहले कई विद्रोह छोटे लेवल पे हो चुके थे, इस कारण वे इसको प्रथम नहीं मानते। राष्ट्रीय इसलिए नहीं मानते क्योंकि मद्रास, बंबई साउथ के है, पश्चिम के एरिया, मतलब उन लोग क्या किए थे, पार्टिसिपेट नहीं किए थे। केवल बंगाल और यूपी, बिहार, अवध इसी एरिया के लोग क्या किए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इनका मानना है कि ये राष्ट्रीय नहीं था। और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि कोई स्वतंत्र होने के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ये इनका विश्लेषण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आरसी मजूमदार जी का। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका, ये अक्सर आप देखते होंगे बीच में आजकल कांग्रेस हो, जब भी कुछ लड़ाई होगा तो बीडी सावरकर का नाम आता है। तो ये बीडी सावरकर का आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। हम जो बोलते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको माना जाता है, 1857 को, वो किसने कहा था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? वो इस आदमी ने, ठीक। तो इसलिए याद रखेंगे इस आदमी का भी कथन कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? बीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। उसके बाद फिर यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह कहना था जॉन लॉरेंस का। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स। यह पुण्यता, देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह कथन था शीले का, ठीक है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह कहना था डब्ल्यू ऑस्ट्रम व डब्ल्यू टेलर का, ठीक है। तो इसमें आपका ये दो इंपॉर्टेंट, अगर आप पूरी याद ना भी रख पाए, क्योंकि चूंकि 1 महीने का समय है और आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, तो कम से कम आप इन दोनों का याद रख लेंगे कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये आरसी मजूमदार का कथन है। और यह विद्रोह राष्ट्रीय, जस्ट इसका अपोजिट, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है आपके बीडी सावरकर जी का, ठीक है। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति का यह क्लास कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को इससे काफी ज्यादा लाभ होगा आने वाले समय में। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे आगे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इस एग्जाम में काफी ज्यादा सहूलियत हो सके।